जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय निकाल कर फिर दोबारा से यहाँ आए हैं सर। हम्म, और सर, कि अभी तक आपका सफ़र बहुत बढ़िया रहा है जियो के साथ सर। और अभी भी आप की सफ़र कैसा चल रहा है सर, जियो के बहुत बारे बढ़िया में? लग रहा है जी, बहुत बढ़िया है। और अच्छा भी लगता है। और कई बार जो इवनिंग के टाइम भी पेशेंट होते हैं उनको सर्विस मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो एचपी उनको सर्विस देते हैं और रिमोट एरिया के अंदर बैठ के फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा चल रहा है जी। ओके ओके। और सर, देखिए आपका काफ़ी नाम है सर जियो पैनल पे। और जैसे थैंक यू, आप थैंक यू। केसेस जो हैंडल करते हैं, देखते हैं सर। सर, कि हमारे हेल्थ पार्टनर भी जुड़े हुए हैं सर। और मेरा ये क्वेश्चन है कि सर, पहला कि जैसे कि मानसिक तनाव जो होता है सर, वो मतलब एक उम्र होती है कि 12 13 14 15 16 साल। ठीक है सर, ये मतलब किस तरीके से मतलब स्टार्ट होती है? मतलब मरीज को हम मान सकते हैं कि भाई डिप्रेशन है, या कैसे सर? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप सर? देखो जी, सबसे सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको कि जो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है ना, उसके यस सर। अंदर ये है कि हेल्थ किसको बोलते हैं। हेल्थ बोलते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक यस सर। और आध्यात्मिक रूप से अगर आदमी स्वस्थ है ना, यस तो सर। हम कहते हैं कि वो आदमी हेल्दी है। अब हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के अंदर अगर कोई फिजिकली अनफिट है, मान लो उसको बुखार आ गया, यस है सर। ना, उसको तो पूरी सिंपैथी भी मिलती है, या आप बोलो उसको ट्रीटमेंट मिलता है, तो अपने उसके प्रति कोई भ्रांतियां नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है। लेकिन अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो पहली बात तो लोगों को यही नहीं पता कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या, मेंटल हेल्थ है क्या। यस सर। सबसे पहले तो बात ही उठ जाती है। तो मानसिक स्वास्थ्य है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य होता है, हमारे शरीर के दूसरे अंग बीमार होते हैं, वैसे ही मानसिक जो जो हमारा मन होता है वो भी हमारा बीमार होता है ना। यस सर। अब दूसरी तो जो बीमारी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य होता है, वो तो जांचों में आ जाता है। कोई भी अपनी जांच करवा ली तो सीबीसी है, कोई इन्वेस्टिगेशन उसमें आ गया। अब मान लो मन बीमार है, तो मन बीमार तो आएगा नहीं। यस तो सर। मन बीमार को पहचानेंगे कैसे? तो मन बीमार को पहचानने के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका व्यवहार। जो पहचान आती है वो उसके बिहेवियर से ही उसको बीमारी को पहचाना जाता है। अब बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर? तो बिहेवियर, दैनिक जीवन में जो भी बिहेवियर है, सबसे पहले स्टार्ट कहां से होते हैं? जैसे नींद आना, या तो नींद कम आने लग जाती है या ज्यादा आने लग जाती है। यस सर। सबसे पहले मतलब कंप्लेन ही पेशेंट ये लेके आता है कि 4 दिन से नींद आ नहीं रही, या इन दिनों में ज्यादा ही नींद आ रही है। या भूख में परिवर्तन, या तो ज्यादा लगेगी या कम लगने लग जाएगी, है ना। दो यस सबसे पहले कॉमन सिम्टम तो ये हो ही गए। इसके अलावा बोलने चलने में, या तो आदमी बहुत ज्यादा बोलने लग जाता है, वो भी एक मानसिक बीमारी है। या बिल्कुल ही चुप रहने लग जाता है, वो भी एक मानसिक बीमारी है। या हम ये कहें कि अगर अगर पेशेंट की दृष्टि से देखें कि यस सर। उसको कैसे पता चले कि भी मेरी लाइफ में या मुझे अब साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। तो अगर कोई पर्सन को ऐसा लगता है कि पिछले 10 15 20 दिन से जो भी लाइफ में उसको आनंद देने वाली चीजें थी, आनंद किसमें? उसको खाने में आनंद आता था, यस उसको सर। पहनने में आनंद आता था, यानी सुबह सुबह उठता है तो यार रेडी हो जाऊं यार, मैं बढ़िया सा डिओ लगा लूं, यस और बढ़िया सा खाना है तो आज मैं इंटरेस्ट से पोहे खा रहा हूँ, मैं कुछ समोसा खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ। वो इंटरेस्ट जो होते हैं, पहनने का, बात करने का, टीवी देखने का, वो उसको लगता है कि इन दिनों में वो करता तो है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं आता। ड्यूटी पे यस जाता तो है लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं आता, मजा नहीं आता। तो जो प्रीवियस प्लेजरेबल एक्टिविटीज थी, अगर उसके अंदर उसको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या खुशी खत्म हो जाती है उन चीजों में, तो हम यस कहते हैं कि वो उसको मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। मतलब ये पागलपन नहीं है। जी जी। पागलपन जिसको बोलते हैं, वो तो मानसिक बीमारी सिर्फ एक ही होती है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, वो अभी थोड़ी देर में अपनी बात करेंगे। यस सर। बट ये पहचान होती है। यस सर। इसके अलावा और थोड़ा सा बताता हूं। अगर डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, मान लो वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि यस सर। यार भी मैं करूं कि नहीं करूं, या करूंगा तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, घबराहट पहले हो जाती है, गाड़ी नहीं चला पा रहा वो, है यस ना, बच्चों को बाहर नहीं भेज पा रहा वो, तो ये भी क्या दिखाता है कि उसके मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यस सर। तो ये उसके पहचान के लक्षण होते हैं। अब बीमारियां कौन सी हैं, वो तो बाद में बात करेंगे, पर ये लक्षण है जिससे पता चलता है कि मन की बीमारी है।
जी जी डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने पैनल पे देखा है आपके कि ईडी के भी केस देखते हैं आप, ये इरेक्टाइल डायसफंक्शन। तो सर ये ईडी जो है आजकल कॉमन है, बीमारी चल रही है सर ये ईडी की ना। तो सर हाँ जी, हाँ इसके जी। बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, ये एक मतलब मानसिक तनाव से रिलेटेड है या फिर कि किसी प्रकार का खान पीन उससे हमारे ईडी पर असर पड़ता है? तो सर हम्म। इसके बारे में थोड़ा आप, चर्चा करेंगे सर, बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी। देखो, ईडी मतलब होता है इरेक्शन डिसऑर्डर, है ना, सर। तनाव। तो सबसे पहले तो ये बात है, जो अपने ओवरऑल अपने तनाव के अपने ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके यस बारे सर। में स्टिग्मा कोई खुल के बात नहीं करता, है ना। ये आपने टॉपिक अच्छा उठाया है, अपने इसकी बात करते हैं। तो जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी है, वो सारा जो खेल है ना, वो इमोशन का खेल है। समझ रहे हैं? भी अगर मेरे अंदर रोमांटिक इमोशन ही नहीं है, अगर इमोशन नहीं है तो बाकी तो सारी चीजें ही दूसरी होगी ना। चाहे सेक्सुअल डिजायर होगी, इच्छा करना सेक्स की, या अपने कहीं तनाव, या तीसरे नंबर पे आता है टाइमिंग, कि डॉक्टर टाइमिंग कम है, मतलब वीर्य जल्दी निकल जाता है, जल्दी छूट जाता है। तो ये तीन स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि इमोशन तो होनी चाहिए ना। अगर मैं आपके यहाँ पे बंदूक रख के खड़ा हो जाता हूँ कनपट्टी पे, और अपने कहें कि भाई यहाँ कर, अपने सेक्सुअल एक्टिविटी कर, तो तनाव कहाँ से आ जाएगा? उस टाइम जो फीलिंग आएगी वो डर की आएगी, क्योंकि मेरी कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई है। ऐसे ही मान लो एक हस्बैंड वाइफ अपने रूम के अंदर हैं, कमरे के अंदर बैठे हैं, और बाहर माँ बाप बैठे हैं। तो उनमें क्या भाव आएगा? उसमें शर्म का भाव आएगा। उस टाइम कोई फीलिंग्स नहीं आएगी, तो वहां से वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है इमोशंस, कि आपके अंदर वो इमोशन जरूरी है यस। सेक्सुअल एक्टिविटी की। अब वो जो इमोशंस होती हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं आपके मानसिक स्वास्थ्य पे। अब मान लो मेरे को बिजनेस में घाटा लग गया है, मेरी लाइफ में टेंशन चल रही है, घर में लड़ाई हो गई है, इवन बीवी से झगड़ा चल रहा है। भाई झगड़ा चल रहा है तो बाकी चीजें कहां से हो जाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहले ये है कि उसका मन का खुश होना बहुत जरूरी है। ये बाकी हाँ सब सर, चीजों के लिए क्योंकि सबसे पहले। हाँ सर, मुझे यहाँ पर ये देखिए, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि सर कहीं ना कहीं देखिए आसपास ये मरीज है, और कि मैं ये बोल रहा हूँ ताकि हमारे हेल्थ पार्टनर को ये पता लगे कि ऐसे पेशेंट की पहचान हम कैसे करें, और वो उनसे कैसे कि ओपनली बात कर सके, कि अपनी प्रॉब्लम को बता सकें। देखो, जो भी पेशेंट आपके पास डिप्रेशन का आता है, हमारी लाइफ की जिसको बेसिक नीड बोलते हैं वो तीन होती हैं: नींद, भूख और सेक्स। ये तीन हमारी लाइफ की बेसिक नीड है। अगर किसी पेशेंट को एंजाइटी रह रही है, किसी यस सर। पेशेंट को डिप्रेशन रह रहा है, किसी पेशेंट को मान लो स्किजोफ्रेनिया या कोई साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो लाइफ की ये तीनों ही फेज डिस्टर्ब हो जाती हैं। समझ रहे हो? ये तीनों ही चली जाती हैं। तो उसमें एक, अगर अपने पास पेशेंट आता है और वो अपने डिप्रेशन की बात करता है कि डॉक्टर साहब मेरा मन खराब रह रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही, तो अगर वो खुद चल के बोल लेता तो ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा है। अगर वो नहीं बोल पाता, तो आप चल के भी पूछ सकते हो कि क्या आपकी पर्सनल लाइफ ठीक चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। वो आप खुल के अगर स्टिग्मा दूर नहीं करोगे तो पेशेंट, हमारी सोसाइटी बात नहीं करेगी। यस और सर। दूसरा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास बात करने से पहले वो इधर उधर जो प्रोपेगेंडा होता है, दीवारों पे लिखा होता है, उसको पढ़ के वहां चला जाता है, क्योंकि यस वो सर। बात नहीं करना चाहता, उल्टा पुल्टा ट्रीटमेंट लेता रहता है। मेडिकल से नॉर्मल जो मेडिसिन आजकल मिल जाती हैं वो ले लेता है। लेकिन इसके अलग अलग फेज होते हैं। हो सकता है उसके अंदर डिजायर ही नहीं हो। अब वो पेशेंट ईडी की दवाई खा रहा है, अब आपके हिसाब से तो ईडी इनके पास आ गया कि भी मुझे ईडी की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, तनाव ही नहीं आ रहा। यस। अरे भाई, तनाव तब आएगा पहले डिजायर तो हो। यस सर। तो हो सकता है उसको वैसे ही मन उदास हो, डिजायर ही नहीं है, तो तनाव कहां से आएगा? तो सबसे पहले अपने उसको डिस्कस करना जरूरी है। यस फिर सर। दूसरी बात यह है कि नशे के बारे में जरूर पूछना है। यस सर। जो पेशेंट अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो पेशेंट अफीम का सेवन करते हैं लंबे टाइम तक, जब तक तो वो सेवन करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, तब तक उनमें वो कैपेसिटी बनी रहती है। लेकिन सडन जब अफीम खाने वाला पेशेंट एकदम से उसको छोड़ता है, तो मसल्स में वीकनेस आती है। वो वीकनेस आती है तो ईडी के पेशेंट बहुत होते हैं उसके अंदर। ऐसे ही अल्कोहल डिपेंडेंस है। अल्कोहल हमारे टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है उसको गड़बड़ कर देता है, उनके अंदर भी डिजायर कम हो जाती है। तभी ओके। अल्कोहल वाले पेशेंट सस्पिशियस हो जाते हैं, शक्की हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाता। तो वो नहीं कर पाएगा तो वो अपनी वाइफ पे शक करने लग जाते हैं। बहुत कॉमन चीज है जिसको पैरानोइड बिहेवियर ये बोल देते हैं। यस तो सर। उसको लगता है कि भी मेरी वाइफ ही गलत है, और क्योंकि वो कर खुद नहीं पाता। तो सब्सटेंस की हिस्ट्री लेनी है,
मानसिक स्वास्थ्य की हिस्ट्री लेनी है कि डिप्रेशन एंजाइटी तो नहीं है। तीसरी चीज होती है कि ऑपरेशन की हिस्ट्री लेनी है। कई बार क्या होता है कि कोई पेशेंट बहुत बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, कुछ पेशेंट की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, तो उनके अंदर जिनमें मान लो सियाटिका का दर्द रहता है, पैरों में झंझनाहट रहती है, कब्ज रहती है, पेशाब में दिक्कत रहती है, तो उनमें भी एक ये प्रॉब्लम हो सकती है, ईडी की प्रॉब्लम, क्योंकि वो उनको सप्लाई करने वाली नर्व एक होती है ना। तो अपनी हिस्ट्री तीनों चीजों की लेनी है, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ट्रीटमेंट इसका कैसे करना है। यस सर, बहुत कुछ बहुत काउंसलिंग धन्यवाद होती है, सर। कुछ एंटी डिप्रेसेंट होती है, कुछ दूसरी होती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है हमारे सभी हम्म। हेल्थ पार्टनर्स को। और मेरी अब एक रिक्वेस्ट है सभी हेल्थ पार्टनर से, सर से आप मतलब एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। उससे पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि अगर कोई आपने कोई जैसे जियो पे केस देखा है और आपको लगता है कि मतलब वो जियो पे दिखा है तो पेशेंट इजीली ट्रीट हो पाया, अगर वो कहीं और दिखाता या फिर मतलब डिले हो जाता अगर वो कहीं और प्रोसेस होती चीजें, तो उस टाइम अगर कोई केस आपको याद हो तो हाँ मैं इंटरेस्टेड है सर हाँ जानने हाँ, नहीं यार यार याद है ऐसे केस। में। एक ना, क्योंकि आपको पता है कि जो कुछ बाइपोलर के और स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, साइकोटिक होते हैं, जब वो एक्साइटमेंट स्टेज में आते हैं, एक्यूट साइकोटिक एक्साइटमेंट हम जिसको बोल देते हैं, जिसके अंदर वो तेजी में आ जाता है। तेजी में आने का मतलब गाली गलौज करने लग जाता है, भागने दौड़ने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके अंदर एक रिस्क ये रहती है कि अगर वो पेशेंट को टाइम से हॉस्पिटल एडमिशन ना दिया जाए, या पहचान, सबसे बड़ी बात होती है एडमिशन ना दिया जाए, क्योंकि वो हमारी मेंटल हेल्थ के अंदर, साइकेट्रिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा इमरजेंसियां नहीं होती, लेकिन ये एक्यूट साइकोटिक एक्साइटमेंट है, ये इमरजेंसी होती है। तो ऐसा ये केस था, ये महाजन में डॉक्टर पांड्या जी ने दिखाया। तो आई थिंक 60 के अबव उनकी एज थी, और वो सडन वो तेजी में आ गए, 3 4 दिन से सो नहीं रहे थे, और तेजी में आ गए, बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गए। अब इतनी दूर था, अगर मान लो किसी सीएससी या कहीं पे लेके जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, तो काफी दूर था। अगर वो पेशेंट नाइट नाइट और वहां पे रुकता, तो हो सकता है कि वो खुद को भी नुकसान पहुंचा लेता, मतलब सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, या सामने वाले को भी नुकसान कर देता। अब वो पेशेंट का जैसे ही मेरे पास शाम को इवनिंग के टाइम इनका फोन आया, तो मैंने उनको ये बात बोली, मैंने कहा यार अगर आप टैकल कर लोगे तो अपने ट्राई करते हैं इसको यहीं पे ही, क्योंकि हालांकि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंजेक्टेबल थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, बट फिर भी मैंने कहा कि अगर आपके फेथफुल हैं तो अपने करते हैं इसको। तो हमने उस पेशेंट को, वो जो तेजी में था, उसको वहीं पे टैकल किया, ट्रीटमेंट दिया हम लोगों ने। और सुबह जब 10 11 बजे वो पेशेंट उठा तो बहुत सही था वो, मतलब वो खुद चल के उसने बोला कि क्या कर रहा था मैं रात को, मुझे क्या हो गया था, ऐसी बात उसने खुद बोली। और अदरवाइज अब इसमें दो बेनिफिट हुए। एक बेनिफिट तो ये हुआ कि अगर वो पेशेंट अपने हॉस्पिटल में लेके जाते कहीं पे भी दूर, तो कॉस्ट जो होती, चाहे उसको गाड़ी करवा के लेके जा रहे हैं, तो एक तो कॉस्ट उसकी होगी, एक टाइम कंज्यूम हो गया कि फैमिली मेंबर, 3 या 4 फैमिली मेंबर उसके साथ चाहिए होते। तीसरी चीज, जो हॉस्पिटल का खर्च आता है, एडमिशन का जो आता है, नेचुरल सी बात है, वो भी आता। तो बहुत सारा खर्च हो जाता है, और जो पेशेंट 300 से 400 रुपए में वो पेशेंट ठीक हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक इमरजेंसी वहां पर ऑनलाइन रात को 8 बजे देख ली गई, जिसके लिए हमें भागना पड़ता है ना। हम्म। ऐसे और भी बहुत है, पैनिक अटैक वाले पेशेंट जो हमारे होते हैं, जिनको एकदम से घबराहट होती है, सांस फूलने लग जाती है। फैमिली के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि भी अब इसके सांस फूल गया, कहीं सैचुरेशन डाउन तो नहीं जा रहा, कहीं अटैक तो नहीं आ रहा। पर हमें पता है कि वो कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है। ऐसे पेशेंट भी बहुत सारे देखे हैं कि हमने उसको एट द टाइम ही उनको वहीं पे ठीक कर लिया, 15 या 20 मिनट के अंदर। तो ये जियो प्लेटफॉर्म का बहुत बेनिफिट हो रहा है। यानी बिल्कुल सर। और मतलब शाम के टाइम पे एकदम से चीजें सेट करना वो भी थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क ही होता है वहाँ पे। और फिर एक ऐसा केस और बताता हूँ आपको मैं, एक उदयपुर की घटना है। हम्म। उदयपुर से एक दिन मेरे पास नाइट में फोन आया, करीब 10 बजे, 9 10 बजे की बात है। और वो पेशेंट 20 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री थी, पेशेंट का ट्रीटमेंट तो साइकेट्रिस्ट ऑलरेडी चल रहा था, 3 से 4 मेडिसिन उनकी नींद की ऑलरेडी चल रही थी, नींद नहीं आ रही थी उनको। वो करने वाला तो ऊपर वाला है, अपन लोगों ने भी, उन्होंने मेरे को विश्वास करके दिखाया कि एक डिस्ट्रिक्ट उदयपुर के अंदर बैठे हुए हैं वो लोग, और एचपी ने मुझे फोन किया, और हमने चलो उनको सेटल करके मेडिसिन दी। जो 4 दिन से पेशेंट सोया नहीं था, वो पेशेंट शांत भी हुआ, और 2 दिन के बाद उनकी फैमिली मेंबर भी आए, उन्होंने थैंक यू भी बोला। और अब उस पेशेंट को 3 या 4 मेडिसिन पे वो चल रहा है, और ठीक है, स्टेबल है वो पेशेंट को। तो ये भी एक अच्छा केस था जो रात को 10 11 बजे हमने देखा है। नहीं नहीं बिल्कुल सर। और एनी टाइम हम सर्विस भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और लोगों का थोड़ा, क्योंकि देखो गांव के लोग ऑलरेडी उनके पास जो है इतनी बड़ी सर्विस
जो है एकदम से पहुंच भी नहीं पाती है, फिर लोगों को पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल थोड़ी बहुत दिक्कत देखो जी, आती अब सबसे बड़ी बात ये होती है ना, आज चलो हमारा तो साइकेट्री वाली ब्रांच है, है। जो मान लो कार्डियक वाले सिम्टम होते हैं उसमें 80% केस में हार्ट अटैक नहीं होता, 80% केस में वो पैनिक अटैक होता है, डर होता है वो। लेकिन चेस्ट पेन गांव के अंदर आया तो उसके लिए तो ये एक अटैक आने वाला है, अब उसको गाड़ी में लेके भागेंगे। लेकिन आज आपकी वजह से जैसे ये एचपी देख रहे हैं वहां पे, हाथों हाथ ईसीजी हो गया, ईसीजी होके कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया, ये भी नहीं कि परमानेंट टेम्पोररी ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट ही देख रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा देखा कि ईसीजी में नहीं है, और प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कर देते हैं वो। और उसके बाद देखो, अगर मान लो हार्ट प्रॉब्लम है तो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, अगर नहीं है तो उनका कॉस्ट भी बच गया और उनका ट्रीटमेंट भी हो गया, तो दोनों ही बेनिफिट हो रहे हैं ये। जी जी सर, कार्डियक फोबिया है सर केस, मतलब काफी केस होती है बहुत सर बहुत आसपास। 80% है जी, 80% कार्डियक फोबिया के पेशेंट ही हैं ये। जी जी। और सर सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर जैसे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं सर, उनका जबाड़ा जो है लॉक हो जाता है सर, ये तो हम्म। वो मानसिक तनाव वाले ही पेशेंट है सर, या फिर? हाँ, वो मानसिक तनाव वाले उसको बोलते हैं डिसोसिएट डिसऑर्डर बोलते हैं, कन्वर्जन डीसीडी लिखता हूं मैं डायग्नोसिस में, डिसोसिएट कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है वो, है ना। डिसोसिएट कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, यस सर। जो हमारी मेंटल स्ट्रेस आई, मुझे कोई चिंता होगी, मेरा रिजल्ट खराब आ गया, मुझे घर वालों ने डांट दिया, सबसे ज्यादा पहली बात तो ये फीमेल में होता है, एक बात तो ये ध्यान रखना, फीमेल में होता है बहुत कॉमन, 90% फीमेल्स होती हैं, तो फीमेल्स में होता है। दूसरी चीज, विलेज में होता है, गांव में ज्यादा होता है, क्योंकि गांव के अंदर फीमेल्स अपनी इमोशन को शेयर नहीं कर पाती। शहर की लड़की है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड लड़की है, वो तो चिल्ला लेगी, गुस्सा कर लेगी, उसकी इमोशन बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वो यस बराबर बहस कर लेती है। गांव में वो बहस नहीं कर पाती, तो उसकी इमोशन उसके अंदर ही रह जाती है। कहाँ तो हमारा जाएगा? जो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, फिर वो ये टेक्निक अपनाता है। टेक्निक क्या? कि जो मेंटल स्ट्रेस थी उसकी वजह से वो सिम्टम वो फिजिकल में कन्वर्ट हो गया, तभी तो बोलते हैं कि कन्वर्जन, कन्वर्ट हो गया, और वो उसके दांत जुड़ जाते हैं, जिसको जबड़े बीचना बोल देते हैं, जिसको दांते लगना, हमारी भाषा के अंदर जैसे यस सर। दांत जुड़ना बोल देते हैं, यस दांत सर। जुड़ना बोल देते हैं, दांत जुड़ गए, है ना, दांती पड़ना। तो अब इसके अंदर फिर क्या होता है कि इसको डायग्नो अपने को डिफरेंशिएट करना होता है सीजर से। ये एचपी की जिम्मेदारी होती है कि वो हिस्ट्री लेके ये देखे कि ये नहीं कि 100% वो पेशेंट डिसोसिएट ही है। अगर वो मिर्गी नहीं है, मिर्गी का दौरा नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है। और उसके साथ हिस्ट्री किसकी जुड़ी होती है? स्ट्रेस की। स्ट्रेस की हिस्ट्री, मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके बाद उसकी दांत जुड़ गए हैं, किसी के घर में डेथ हुई है, उसके बाद उसके दांत जुड़ गए हैं, दांत बंद हो गए हैं, तो मतलब क्या यस है, सर। वो डिसोसिएट डिसऑर्डर है। उसको साइकेट्रिस्ट अपने टैकल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। और हम सभी हेल्थ पार्टनर एक एक करके सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सरफराज अहमद जी, सर पूछ लीजिए आप क्वेश्चन। 5 में से पैसा निकाल दो। सर बांध दो, सर निकल। सरफराज सर, आवाज जी नहीं आ सर। रही आपकी। हाँ सर जी। हमारे पास, हेलो हाँ जी, बताइए। सर, हमारे पास एक पेशेंट आए हुए थे, वो बता रहे थे कि हमें उनकी एज जो है 28 थी, 27। वो बता रहे थे हमारे दिमाग में बार बार सेक्सुअल मूड रहता है, ऐसा क्यों होता है उनको? हम्म। आप बताइए, आपको क्या लगा वो देख के, क्या चीज है वो? अब सर ये चीज तो हम उनसे कह रहे हैं, यार ये तो कॉमन बात है, कोई बात नहीं है, टेंशन ना नहीं लीजिए, नहीं ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कॉमन बात क्यों है? हर किसी के माइंड में आने चाहिए फिर तो। कॉमन बात नहीं है ये है ओसीडी, समझ रहे जी हो? जी जो जो थॉट्स हो रहे हैं, हर आदमी 24 आवर्स सेक्सुअल थॉट नहीं सोच सकता। अगर वो थॉट्स आ रहे हैं, वो जबरदस्ती थॉट आ रहे हैं, चाहे वो सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, चाहे वो धार्मिक, अत्यधिक धार्मिक आ रहे हैं, चाहे वो हाथ धोने के आ रहे हैं, चाहे वो ताला चेक करने के आ रहे हैं, चाहे वो सफाई के थॉट आ रहे हैं, ये ऑब्सेशंस होते हैं, जिसको ऑब्सेशंस जी बोलते हैं सर। हमारी भाषा के अंदर, है ना। तो ये ओसीडी की एक बीमारी है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। जी हाँ ना, हाँ। कल सर उसको बोलते हैं, आज या कल जैसे मुलाकात होता है उससे बोलते हैं। हाँ, उसको बोलना, और थोड़ा काउंसलिंग भी करेंगे उसकी, काउंसलिंग और ट्रीटमेंट दोनों से फायदा मिलेगा उसको। जी जी ठीक जी। ठीक, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। ओके। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर सर से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जी। जी सर। जी जी। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर सर से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जी। जी। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर सर से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? सर से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे?
हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, एक पेशेंट मेरे पास आया था, तो मतलब उसके इस साइड में मतलब पेन बन रहा है और करंट से मारता है हम्म। दिमाग में सर, यहाँ कहाँ पे, कहाँ? यहाँ कर। और सर मतलब वो काफी दिनों से मतलब परेशान है, 15 साल से वो टैग्रिटाल सीआर टैबलेट खा रही थी। कहाँ बताना, कहाँ कह रहे थे, दर्द कहाँ कह रहे हो? सर, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक साइड में। हाँ, ये जो होता है ना, इसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं, जो ये वर्ड आप यूज कर रहे हो ना। जी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या होता है? अपने यहाँ पे एक नर्व होती है ट्राइजेमिनल, समझ रहे हो? जी ट्राइजेमिनल जी। नर्व जी ऐसे सप्लाई करती है, ये माथे को, ये गाल को, और ये नीचे वाला जबड़े वाला एरिया ऐसे सप्लाई करती है। अगर कोई जी पेशेंट आपके पास आता है और वो कहता है कि भी मेरे यहाँ पर एक साइड में दर्द है, तो सबसे पहले तो अपने माइंड में आएगा कि कहीं माइग्रेन तो नहीं है। पहली बात तो जी दिमाग जी में ये आती है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मेरे को, अगर मैं कूलर की हवा के सामने बैठ जाता हूँ और वो हवा चलती है तो मेरे दर्द होता है, मैं कोई तीखी चीज खा लेता हूँ तो मेरे दर्द होता है ना? और दर्द कैसा होता है, जैसे आपने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट, जैसे एकदम से करंट सा निकला, तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का केस होता है। ये इसमें टेग्रिटाल देते हैं, गाबापेंटिन देते हैं, 2-3 दवाइयां देते हैं ये। तो ये मेडिसिन अपने देते हैं। हाँ। सर, उसकी मतलब जब एमआरआई कराई थी तो मतलब उसके नस टच बताई थी सर, नस टच होती थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, एमआरआई में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नहीं आता कभी भी। कुछ और होगा, या तो आप वो मेरे को इन्वेस्टिगेशन भेजना, फिर अपने बात करेंगे वो। ओके सर। ठीक है ना? हाँ। हेलो। हाँ सर, हमारे ये जो पेशेंट है इनको ये साइड से दर्द होती है, ये वाली। ये अपने देखेंगे तो बता देंगे। ये वाली चीज इनको, ये वाली चीज पोजीशन सर, ये दर्द बताता है। हम्म। कोई नहीं, कोई नहीं। ये 2-3 टाइप के हेडेक होते हैं, ये बता देंगे आपको। ऑक्सीपिटल हेडेक भी होता है, सर्वाइकल हेडेक भी होता है, तो 2-3 टाइप के हेडेक होते हैं। जी जी। सरफराज ये, सर, आप वेबिनार के बाद सर देख लेंगे पेशेंट हाँ, आप। ये आप दिखा देना मेरे को, वेबिनार के बाद दिखा देना, कोई नहीं। ठीक। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर सर, डॉक्टर सीएल पांड्या सर, हाँ जी, आप पूछ सकते पांड्या हैं जी। क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ सर जी। आप, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे 3 पेशेंट ऐसे तैयार किए जो यहाँ मेरे क्लिनिक पे आने की अवस्था में नहीं थे। पहले तो आपने बताया सर, वो महाजन का जो केस आपने भी जिक्र किया, वो चुनीलाल जी हमारे मंदिर के पुजारी सर, वो तो हाँ, सर चुनीलाल जी। एकदम उनका व्यवहार ये एकदम चेंज हो गया था और बड़ी मुश्किल से मैं घर पे जाके तैयार कराया। एक सर ऐसा केस आपने तैयार किया और 12 या 24 घंटे के अंदर सर वो रिसॉल्व होगी प्रॉब्लम। वो एक ऐसा पर्सन था कि जो डॉक्टर के पास आने से क्या उसको पकड़ के लाए थे, वो आधे बाजार में रह गया सर कि अब मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरे को डॉक्टर को दिखाना ही नहीं। घर वाले मेरे पास आए कि भाई साहब वो बैंक के आगे खड़ा है, वहां भीड़ होगी उसको देख के। तो मैं अपना सेटअप सर वहां बैंक के आके ले गया और आपने सर उसको देखा और उसको 15 दिनों की दवाई दी सर। 15 दिन में पेशेंट ने करीबन 1 बजे दवाई चालू की सर। 5 बजे मेरे पास उनके घर का फोन आया कि भाई साहब आपका धन्यवाद, हमारा पेशेंट 6 दिन बाद आज सोया है विद 1 डोज के अंदर। उसको मार्केट में देखा गया सर, वो मैं आपको हम्म। बता रहा हूँ बैंक के आगे सर गली में, हाँ, वो और वो भाग के गए डायग्नोस थे कर आप। दिया। हाँ वो बढ़िया। तो वो सर पेशेंट ठीक हो गया, उसको 1 सिंगल डोज के अंदर यानी आधा पौने घंटे के बाद में उसको आराम आने लग गया और वो 6 बजे सर शाम को जाके सो गया। और उसका इतना उन्होंने मेरे को धन्यवाद दिया कि सर ये व्यवस्था चली और आपके डॉक्टर इतने बढ़िया, सरकार की व्यवस्था है, ऑनलाइन ये ट्रीटमेंट है हमारे पास। तो सर ये कई है। फिर एक वो सर आपने जो पेशेंट देखा था वो चुनीलाल जी का, उनके घर में सर उनकी छोटे मतलब बेटे की वाइफ है, वो भी सर एकदम ऐसे हो गई थी 3-4 दिनों में। उनको भी सर 1 टेबलेट से रिजल्ट आया और वो बहुत सब बढ़िया, ठीक। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेरे सर ये 3 पेशेंट है, वो 15 दिनों की बात है, ये 15-20 दिनों में एकदम सर सिंगल डोज ट्रीटमेंट चालू होते ही आराम सर। इतना जल्दी मैंने किसी साइकेट्रिक बीमारी में आराम देखा नहीं सर, क्योंकि लंबा चलता है इलाज, 15 दिन 20 दिन बाद में रिजल्ट आते हैं। लेकिन मेरे 3 पेशेंटों का रिजल्ट सर 3-4 घंटे में स्टार्ट हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी डॉक्टर मनीष नाथ जी, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सर से पूछ लीजिए सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर, इज फोबिया इज काइंड ऑफ सर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर? इफ एनीवन हैज फोबिया, एनी काइंड ऑफ फोबिया है, फोबिया फॉर। फोबिया तो है ही साइकेट्रिक जी। फोबिया तो एक एंजाइटी का टाइप ही तो है। यस, तो इसका इज देयर ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया इन एलोपैथिक मेडिसिन?
देखो ऐसा होता है, पहली बात तो हेलो। ये देखना है कि जो हेलो। फोबिया है ना, हेलो, जी जी। जो हेलो सर, फोबिया नमस्कार। है, फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आता है। जैसे हम कहते हैं डिप्रेशन होता है, वैसे एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं। अब जी एंजाइटी जी डिसऑर्डर के अंदर भी आगे डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें फोबिया आता है, पैनिक अटैक आता है। जी तो जी फोबिया अब किसी को हाइट से हो सकता है, किसी को पानी से हो सकता है, किसी को भीड़ से हो सकता है, किसी जी को जी खुले स्पेस से हो सकता है, किसी जी को जी बंद कमरे से हो सकता है। तो फोबिया के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। जी अब जी जब वो फोबिया वाला पेशेंट जब वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर जाता है, तो जी सिम्टम कैसे आते हैं? सिम्टम उसको ऐसे आते हैं कि उसको ये लगता है कि मैं यहां से निकल नहीं पाऊंगा, नहीं निकल पाऊंगा तो मुझे सांस में प्रॉब्लम आ जाएगी, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं हॉस्पिटल तक कैसे पहुंच पाऊंगा। ये सिम्टम होते हैं। अब जैसे कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया है, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनको दुबई जाना था, जी लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहे थे, ट्रिप उनको मिली थी 7 दिन की, कि अगर मैं प्लेन में बैठ गया और मुझे सांस की प्रॉब्लम होगी तो मैं दुबई कैसे पहुंच पाऊंगा। जी ये फोबिया था उनको। तो वो ट्रीटमेंट लेके गए 5 7 10 दिन पहले, उसके बाद ठीक हुए, उसके बाद जाके भी आए वापस, है जी ना। जी तो फोबिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर का टाइप है, जिसका ट्रीटमेंट संभव है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट संभव है। जो सबसे कॉमन फोबिया होता है वो तो है कार्डियक फोबिया, जैसे अभी बात करी इन्होंने। कार्डियक फोबिया वाला तो 80% जो पेशेंट होते हैं कि आज चेस्ट पेन मेरे हो रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो मतलब मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। ये तो जी मतलब पढ़े लिखों में भी, इवन डॉक्टर्स के अंदर भी हो जाता है जी कि जी अब सीधी सी बात है कि भी दर्द हुआ चेस्ट साइड की, कहीं हो ना जाए। तो कुछ पेशेंट तो ये होते हैं कि भी ईसीजी करवाया, इको करवाया, नॉर्मल आ गया, उसके बाद वो रिलैक्स हो गए कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। जी जी लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो जांच करवाने के बाद भी उनको ये लगता है कि नहीं, मुझे तो मुझे तो अटैक आएगा ही आएगा। और ये सिम्टम शाम होते होते बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि शाम होते होते उसको ये लगता है कि भी अब नाइट आ जाएगी, हॉस्पिटल दूर है, मैं नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा। तो इवनिंग टाइम में रात को 12 बजे 2 बजे फोबिया, मतलब जो सिम्टम होते हैं, एग्रीवेट हो जाते हैं। एक बात ये होती है। जी दूसरी बात ये होती है कि कई बार जब फोबिया एक्सेसिव हो जाता है तो वो पैनिक अटैक के रूप के अंदर ही प्रेजेंट करता है हमारे पास। कैसे? वो अपने पास पेशेंट आएगा, उसकी सांस फूली हुई होगी, उसके हाथ कांप रहे होंगे, कईयों के हाथ पैर मुड़ भी जाते हैं। इन दिनों के अंदर देखे हैं कि फीमेल पेशेंट कैसे हाथ मुड़ जाते हैं। जी कई बार आपके पास पेशेंट है तो आप भी ये देखना कि कहीं लोग तो सोचते हैं कहीं मिर्गी का दौरा है, मिर्गी का दौरा नहीं होता। वो एक्सेसिव सांस जब लेते हैं ना, बार बार घबराहट की वजह से, तो CO2 वॉश आउट होने के कारण वो ऐसे, उनका कैल्शियम लेवल लो होने की वजह से ऐसे मुड़ जाता है। वो भी फोबिया के सिम्टम होते हैं। यस। तो ऐसे पेशेंट के अंदर सबसे पहले तो फैमिली मेंबर को रिलैक्स होना होता है, क्योंकि अगर जितनी भगदड़ वो पेशेंट मचा रहा है, उतनी ही भगदड़ अगर घर वाले भी मचाएंगे तो फोबिया के सिम्टम बढ़ते जाएंगे। तो उसको जी सबसे पहले रिलैक्स करना है। जब अपने को पता चल गया कि जांचें नॉर्मल है, कि हाँ भाई कोई बात नहीं, तेरे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। उसमें अपने को टाइम स्पेंड करवाना है, उसको पानी पिला दिया, कपड़े ढीले कर दिए, रिलैक्स करके, ताकि उसको वहां जाते जाते एपिसोड उसका अपने आप ही खत्म हो जाए। एक बार ही होगा, 2 बार होगा, तो उसको ये रियलाइज होने लगेगा कि हाँ, ये सिम्टम को मैं बायो फीडबैक जो मेरी मैकेनिज्म है उसके जरिए मैं ठीक कर सकता हूँ। और कुछ अपनी दवाइयां होती हैं जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो सर व्हाट आर द मेडिसिन यूज्ड इन केस ऑफ सर फोबिया एंजाइटी मेडिसिन डिसऑर्डर? बहुत सारी होती है जी। मेडिसिन तो एज के अकॉर्डिंग और जेंडर के अकॉर्डिंग अलग अलग देते हैं। कुछ एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, कुछ एंटी एंजाइटी देते हैं, कुछ हिप्नोटिक देते हैं एक्यूट के लिए, जैसे क्लोनाज़ेपाम वगैरह, अल्प्राजोलम वगैरह देते हैं। और बाकी कुछ सिम्टोमेटिक होती हैं। तो ये पूरा एक वो होता है, प्रोटोकॉल होता है देने का उसका। बहुत बहुत हेलो। धन्यवाद सर, हाँ जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। हाँ हेलो। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, मेरे पास एक्चुअली एक पेशेंट आया था जिसको क्या है कि ये जैसे दिवाली के जो पटाखे वगैरह है ना, इससे फोबिया है। हाँ जी। तो हो सकता है पेशेंट। अब ये बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ। बहुत ही अच्छी बात है कि अब अपने उसको ठीक कैसे करें, है ना। जी एक मैकेनिज्म होती है जिसको बोलते हैं एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। ठीक है। जी अब मान लो मेरे को कुत्तों से डर लगता है, जैसे अभी आपने तो पटाखों का बताया, मैं आपको वैसे जी एग्जांपल बता रहा हूँ। वो स्टिमुलेंट कोई भी हो सकता है, कारक तो कोई भी हो सकता है। मेरे को मान लो कुत्तों से डर लगता है। अब अब सामने वाले ने उस कुत्ते को बांध दिया, मैं कहूँ फिर भी मेरे को कुत्ता खा जाएगा। उसके दांत निकाल दिए, मैं कहूंगा फिर भी मेरे को तो कुत्ता खा जाएगा।
जी जी तो ये मेरा डर बढ़ता जाएगा। जी बढ़ता जी क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं अवॉइड कर रहा हूं, मैं तो घर के अंदर कैद हो गया हूं। डर कब तक जी खत्म नहीं होगा? जब तक एक्सपोजर नहीं होगा। जी एक्सपोजर से ये तो जरूर रहता है, अपने को ये देखना पड़ता है कि भैया दिल का कितना आदमी मजबूत है, क्योंकि फोबिया के ज्यादातर पेशेंट 40 से कम कम वाले होते हैं। 40 के बाद तो मैच्योर हो जाता है, इतना कम होते हैं एपिसोड। 40 से कम वाले ज्यादा होते हैं, यंग में ज्यादा होता है। तो अगर वो बढ़िया मजबूत पेशेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो एक्सपोजर करते हैं कि भैया तेरे को डॉग से डर लग रहा है ना, चल तेरे साथ चलते हैं। एक या दो डॉग नहीं, उसको 4 डॉग के साथ एक कमरे में बंद कर देते हैं, चाहे साथ में एक बार रहो। वो उसकी हाइट पे जाएगा, जो रिस्पॉन्स जाएगा, धड़कन बढ़ेगी, घबराहट होएगी, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, अपना ब्रेन उसको क्या कर देगा, शांत करना शुरू कर देगा। मतलब एक्सपोजर कर दिया, और जो रिस्पॉन्स आता था वो धीरे धीरे क्या हो गया, प्रिवेंट हो गया, रुक गया। ऐसे जैसे एक टेक्निक होती है हमारी कि जिसको हाइट से डर लगता है, जी जी हम उसको क्या करते हैं कि जैसे पहले उसको 2 फुट पे खड़ा कर दिया कि देखो भाई नीचे देखो, डर लग रहा है? वो कहेगा यार नहीं डर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर उसको 2-4 दिन के बाद 5 फुट पे खड़ा कर दिया, डर लग रहा है कि नहीं लग रहा, कोई बात नहीं है। फिर 6 पे किया, उसको थोड़ी सी घबराहट होएगी, उसको कहेंगे हाँ कोई बात नहीं, कूद के देख, डर लग रहा है, कुछ होगा नहीं होगा। ऐसे उसकी हाइट अपने बढ़ाते जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। ऐसे जैसे अभी पटाखों वाली आप बात कर रहे हो, तो उसको छोटे पटाखों से शुरू कर सकते हैं। जैसे ये आजकल छोटे बच्चों के बजाने वाले आते हैं, उसको दूर रखेंगे तो डर खत्म नहीं होगा। धीरे धीरे उसको कॉल अपने हाथ से बजा के देख, कुछ हुआ? तेरे सामने देखिए छोटा बच्चा बजा रहा है, हुआ कुछ? ऐसे धीरे धीरे करके, कुछ अपने इस तरीके से, कुछ अपने मेडिसिन, दोनों अपने तरीकों से उसका डर खत्म कर सकते हैं। जी। और सर कुछ मेडिसिन बता सकते हैं कौन सी मेडिसिन यूज होती है? एनी एग्जांपल ऑफ मेडिसिन? नहीं, मेडिसिन तो आपको बताई ना मैंने, एंटी डिप्रेसेंट होती है, वो एज, सेक्स और उसका मोटा पतला उसके अकॉर्डिंग अपने देनी पड़ती है ना। एंटी डिप्रेसेंट में सर्ट्रेलिन होती है, एस्ट्रोप्राम होती है, पेरोक्सिटिन होती है, डेसवेंलाफैक्सिन, अलग अलग अपने देनी पड़ती है। जी जी यस सर, यस सर, अकॉर्डिंग हाँ जी, हाँ जी। टू एज और उसका बीएमआई निकाल कर हाइट वगैरह, तो उस वो हिसाब देखना से पड़ता है कि भी अपने, अगर मान लो किसी पेशेंट को बीपी है, उसको डेसवेंलाफैक्सिन नहीं देना। किसी पेशेंट को, अपने पेशेंट मान लो फीमेल पेशेंट है और प्रेगनेंसी वाली है, उसको कौन सा नहीं देना। पैरोक्सिटिन कभी नहीं देते लेडीज के अंदर, अपने वो करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो अपने को देखना पड़ता है। अगर मान लो किसी लिवर में प्रॉब्लम है, तो उसको कौन सा देना नहीं है, लॉन्ग एक्टिंग नहीं देते हम लोग। तो थोड़ा ध्यान रख के, वो पेशेंट स्पेसिफिक होती है मेडिसिन। हाँ जी। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? बात करके पूछना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर विपिन पंडित जी, पूछिए सर। हमारा ऐसा कि सर जिन व्यक्तियों को डायबिटीज हो जाता है और उनको साथ में फिजिकल रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है और काफी बार बार से परेशान होते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट है सर? क्या क्या पूछा आपने? जिन व्यक्ति को डायबिटीज हो जाते हैं, हम्म, 2 साल 3 साल 5 साल से डायबिटीज है, तो उनको फिजिकल रिलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, क्या इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है? देखो, डायबिटिक, मैंने अभी इससे पहले अपने जो ईडी की बात हुई थी ना, जी जी डायबिटीज तो ईडी का मोस्ट कॉमन कॉज है कि अगर लॉन्ग टर्म तक डायबिटीज उसको होती है, तो जी डायबिटीज वाले पेशेंट में आपने देखा होगा कि हाथ पैर सुन्न रहने लग जाते हैं, जी जी है जी ना। तो डायबिटीज, जितना भी न्यूरॉन्स होते हैं ना, नर्व्स होती हैं हमारी, न्यूरॉन्स होते हैं, जी न्यूरॉन्स को कमजोर करती हैं। तो अगर यस न्यूरॉन्स हमारे कमजोर होते हैं, तो उनके अंदर तनाव की दिक्कत आने लग जाती है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर वो मेडिसिन के साथ उसकी डायबिटीज कंट्रोल रहती है, ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, साथ में हम हमारे वाली मेडिसिन देते हैं जो सेक्सुअल हेल्थ के लिए देते हैं, तनाव की आती है, टाइमिंग की आती है, तो वो पेशेंट ठीक है, नॉर्मल हो जाता है। हाँ, अगर उसकी एज ही ओल्ड है, मान लो 70-80 ईयर ओल्ड पेशेंट है, साथ में उसको डायबिटीज है, साथ में उसको कोई बैक पेन और ये वाली कंप्लेंट्स है, तो उसमें रेस्पॉन्स कम आते हैं। बट ये है कि हाँ, उसमें भी थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स तो आता है। अंडर 40 है जी, यस अंडर 40। हाँ, तो अरे हो जाएगा वो। अगर ब्लड शुगर बहुत ज्यादा नहीं है तो हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। अच्छा जब ये बीमारी डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर ही होती है, अपने को पता है कि मोस्ट कॉमन कॉज है, तो उसका ट्रीटमेंट भी होता है, ऐसी बात नहीं है। जी जी जी। हम्म।
हाँ जी, हाँ जी। चला ना बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन और करना चाहते हैं? सर ऐसे में से सर कुछ सवाल कि माइग्रेन को रिलेटेड देखा गया तो माइग्रेन के लिए सक्सेसफुल ट्रीटमेंट माइग्रेन, माइग्रेन का आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। अभी मैं आपको माइग्रेन का बताता हूँ। चलिए तो सबसे पहले तो ये है कि जो जो नॉलेज है ना कि भी जो सब लोग जानते हैं, जितना जानते हैं कि माइग्रेन है क्या, कि भी आधे सिर में दर्द होता है। जो जिनको पता है ना कि आधे सिर में दर्द होता है, साथ में उल्टी आती है, तो माइग्रेन है ये, है ना। लेकिन ये तो एक मोटी मोटी सी बात होगी, ये एक बड़ी बड़ी सी बात होगी, है ना। इसके अलावा भी और माइग्रेन वाली चीजें क्या होती हैं। माइग्रेन वाले पेशेंट की हिस्ट्री के साथ ये भी होता है कि कोई स्मेल वाली चीजें हैं, वो भी उसके सिर दर्द पैदा कर सकती हैं। एक बात, अगर उस पेशेंट को एकदम से नींद में से उठा दिया जाता है, सडन स्लीप डिप्राइवेशन, एकदम से उसको नींद में से उठा दिया जाता है, तो उसके सर दर्द होने लग जाता है। किसी को भी ऐसा होगा। पेशेंट अगर बहुत लंबा जर्नी कर लेता है, सफर कर लेता है, तो उसको सिर दर्द होने लग जाता है। तो नींद, सफर, स्मेल वाली चीजें। चौथी चीज ये होती है कि अगर ऐसा पेशेंट कुछ ऐसी तीखी चीजें खा लेता है, कुछ मिर्च हो सकती है, वो एक्सेसिव चाय हो सकती है, वो पनीर हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें खा लेता है, तो कई बार वो ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकती है। ये ट्रिगर फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, वो ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो माइग्रेन वाले पेशेंट से आपको ये हिस्ट्री लेना जरूरी है कि क्या ये सिरदर्द किसी विशेष परिस्थिति के बाद आपको स्टार्ट हुआ, आपको सफर के बाद स्टार्ट होता है, आपको एकदम से नींद में उठाने के बाद स्टार्ट होता है, एकदम से धूप धूप के अंदर आ जाते हैं तो सिरदर्द स्टार्ट हो जाता है, या स्ट्रेस आ जाती है एकदम से, भी एकदम से कोई चिंता वाली बात होगी तो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले एक इसकी हिस्ट्री होती है। कई पेशेंट के अंदर 24 घंटे पहले ही पेशेंट को नोजिया होने लग जाता है, स्मेल में चेंज आने लग जाता है, भूख में चेंज आने लग जाता है, तो उसको 24 घंटे बाद दर्द होता है। तो ये भी उसकी एक हिस्ट्री होती है। तो माइग्रेन वाले पेशेंट के अंदर अवधि और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अवधि मतलब टाइम, और फ्रीक्वेंसी, एक महीने में कितनी बार होता है, एक दिन में कितनी बार होता है, और ट्रिगरिंग फैक्टर उसका क्या है। ये तीन चीजें अगर होती हैं तो माइग्रेन होता है। अब आपने जो मेरे से पूछा कि क्या माइग्रेन वाले पेशेंट ठीक हो सकते हैं मेडिसिन के साथ, या कभी ठीक नहीं होते, तो सीधी सी बात है, ये दो चीज करनी है। पहला तो होता है प्रिवेंशन, कि जो उसके ट्रिगर फैक्टर हैं उसको खत्म कर दो। अब एक पेशेंट को माइग्रेन रहता है, और आप सोचो कि वो रात को 12-1 बजे तक काम करता जाता है, तो उसको ये बोलो कि भाई अपने टाइम की ड्यूटी तो थोड़ी कम कर, प्रॉपर नींद लो। सफर करते हो तो ट्राई करो कि सफर से पहले अपने अच्छे से पेट भर के आप चलो, ताकि आपकी एसिडिटी वगैरह ना बने। एकदम से नींद में से मत उठो, एकदम से तेज धूप में मत जाओ, शोर शराबा एकदम से एक्सपोजर मत करो। तो ये चीजें उसको बतानी है ना। फिर कुछ मेडिसिन होती हैं। अगर एपिसोड एक महीने के अंदर एक या दो आते हैं, तो सिंपल सी पेन किलर पैरासीटामोल वगैरह दे दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर एपिसोड एक महीने में 4 से 5 बार आते हैं, बहुत ज्यादा उल्टी होने लग जाती है, तब हम कहते हैं कि उसको प्रॉपर माइग्रेन का जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो देना पड़ता है। और कुछ टाइम इसका 5 से 6 महीने ट्रीटमेंट चलता है, फिर हम गोलियां धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं। हेलो। हाँ जी, यस सर। हाँ जी बताइए। हेलो। पूछिए सर, क्वेश्चन पूछ हाँ लीजिए। जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर जीएस कुशवाहा औरैया। हाँ जी बताइए। सर एक पेशेंट है हमारे पास एपिलेप्सी का, फीमेल, लगभग 30 ईयर एज है। तो वो एक्चुअली लगभग 25 ईयर से उसको ये प्रॉब्लम है। और अभी अभी जो ट्रीटमेंट ले रहे थे हमारे यहाँ, तो इसी पीरियड में वो प्रेगनेंसी हो गई उसकी 6 मंथ की लगभग। उसको लेवेरा 5 से चल रही थी सर। एक अपने पैनल डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने चालू की थी हीरो के। तो वो अभी प्रेगनेंसी पीरियड में उनको चलने थे या बंद कर दी जाए उसको? देखो, जो मिर्गी होती है ना, जी। मिर्गी के अंदर
वैसे तो आपको पता है कोई भी मेडिसिन खराब करती है, पेशेंट को खराब नहीं करती। मिर्गी के अंदर जो मेडिसिन होती हैं वो बच्चे को खराब करती हैं, क्योंकि जब अंग बनते हैं, चाहे आंख बनना, चाहे बच्चे का नाक बनना, लिप्स बनना, तो या रीढ़ की हड्डी बनना, इनमें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली मेडिसिन होती हैं वो होती हैं फेनिटोइन, सोडियम वेलप्रोएट, वैलेंस वाली जो आती है, या टेग्रिटाल जो आती है, सबसे ज्यादा ये होती है। अब दूसरी बात ये है कि सबसे पहला तो मकसद ये होता है कि हमें वो सीजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर सीजर आ गया प्रेगनेंसी के अंदर तो वैसे अबॉर्ट हो जाएगा बच्चा। तो प्रेगनेंसी के अंदर अपने को सीजर तो रोकना है, ये तो अपनी प्राथमिकता होगी, मेडिसिन तो देनी पड़ेगी। अब दूसरी बात ये है कि अगर अब जैसे आपने बोला कि 6 मंथ हो गए, तो जो अंग बनते हैं वो 3 महीने में बनते हैं, स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उसमें अंग बनते हैं। तो जो रिस्क थी वो तो, अगर नुकसान होना होता तो वो 3 महीने में हो चुका है, ठीक है। अब हाँ, चलने दो, अब अपने को मेडिसिन बंद नहीं करनी। और दूसरी बात ये है कि लेविट्रास्टाम जो है सबसे सेफ ड्रग प्रेगनेंसी में, लेविट्रास्टाम ही है, लेवेरा ही है। दूसरी मेडिसिन की अपेक्षा इसके अंदर नेग्लिजिबल है, साइड इफेक्ट उसके नहीं आएंगे, क्योंकि हमने भी बहुत पेशेंट को देते हैं, नहीं आते, ज्यादातर नहीं आते। सर अगर और एक दिन के लिए बंद कर देते हैं तो उसको 2 दिन बाद उसको आ जाता है हाँ, तो नहीं प्रॉब्लम। करनी ना, अपने को एक दिन भी बंद नहीं करनी। दौरे की दवाई तो एक दिन भी बंद नहीं, एक दिन क्या, एक टाइम भी बंद नहीं करनी होती, ठीक है ना, क्योंकि ये न्यूरोनल एक्साइटमेंट की वजह से तो दौरा आता है। अगर आपने एकदम से वो मेडिसिन हटा दी तो एक्साइटमेंट बढ़ेगा, डिस्चार्ज होएगा और दौरा आ जाएगा। तो अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि लेवेरा अगर बढ़ानी भी पड़ जाए तो कोई नुकसान नहीं है। अगर 1000 चल रही है तो 1500 अपने कर देंगे, 1500 चल रही है तो 2000 कर देंगे। लेकिन अभी उसको दौरा नहीं आना चाहिए, अच्छे से 9 मंथ कवर होने दो, सीजर फ्री उसको रहने दो, डिलीवरी अच्छे से होने दो। उसके बाद अपने को लगेगा कि अगर उसको पिछले 2-3 साल से दौरा नहीं आया है तो फिर अपने मेडिसिन बंद करने का सोच सकते हैं। अदरवाइज लेविट्रास्टाम इज वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी जानकारी दी आपने सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हेलो जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर माई सेल्फ डॉक्टर मुलायम सिंह। यस हाँ सर। जी। सर 2-3 दिन पहले जो है मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आई थी, तो उसके जो है हेड एक हो रहा था ये फ्रंट पोर्शन में, एंड रेडिएट कर रहा था ये लोअर जॉ था बोथ साइड, और बट कंटिन्यूस दर्द हो रहा था उसके जो है ये। तो मैंने हिस्ट्री भी लिया था, तो मैरिड है वो, लेकिन उनको जो कोई बेबी नहीं हुआ है। लेकिन 2014 में एक बेबी हुआ था, वो जो है एक्सपायर कर गया था। तो यहाँ पे कुछ एंजाइटी कंडीशन भी है हमारी समझ से पेशेंट के साथ जो है। नहीं, वो हेडेक का कारण हो सकता है ना, अगर आप वो कह रहे हो तो वो स्ट्रेस हेडेक हो सकता है। अगर कोई हेडेक के अंदर पूरा हेडेक जी होता है उसके, तो वो स्ट्रेस हेडेक हो सकता है। जी जी। तो सर इसमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे पेशेंट के अंदर सबसे पहले हिस्ट्री लेके और अपने जी उसको थोड़ा तो एंटी डिप्रेसेंट तो साथ में स्टार्ट करनी पड़ेगी, और साथ में पेन किलर देना पड़ेगा ऐसे पेशेंट को, है ना। क्योंकि जो तो स्ट्रेस हेडेक वाले पेशेंट होते हैं ना, उसके अंदर ज्यादातर ये होता है कि पूरा दर्द यहाँ पे होता है, जबड़ों तक जाता है। जी फिर उसका बीपी जरूर जी जी कोई भी हेडेक वाले पेशेंट का ब्लड प्रेशर तो चेक करना ही होता है। ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल जी है जी और कोई माइग्रेन वाला हिस्ट्री नहीं है तो स्ट्रेस हेडेक बोलते हैं इसको। टीटीएच, टेंशन टाइप हेडेक हमारा डायग्नोस होता है, तो उसके अंदर एंटी जी डिप्रेसेंट जी। जोड़ना पड़ता है, अकेला पेन किलर उसमें ठीक नहीं करेगा। नेक्सडोम वगैरह भी काम नहीं करेगा? नहीं, नेक्स्ट्रोम पेनकिलर तो काम नहीं स्ट्रेस हेडेक में करेगा? नेक्स्ट्रोम इतना काम नहीं करेगा ना। नेक्स्ट्रोम का काम केवल माइग्रेन वाला जो वेस्कुलर हेडेक होते हैं उनमें होता है। स्ट्रेस हेडेक में फिर अपने को अलग से देना पड़ता है, एंटी डिप्रेसेंट का रोल होता है। ओके सर। ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे पास हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? डॉक्टर सुरेश चंद्रा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर से क्वेश्चन?
नमस्ते सर। हाँ जी। कह रहे हैं मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 50 वर्ष की उम्र है, वो कुछ हाइट पर चलते हैं या ओवरब्रिज पर चलते हैं तो उनके दिलों में धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट बीट। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप दोबारा? वो हाइट वाला तो फोबिया आपको बताया था ना, अभी फोबिया है ना उसको तो। नहीं, हार्ट बीट उनकी ज्यादा बढ़ जाती है और सोचने लगते हैं बहुत अरे ज्यादा तो वो। वही तो होता है ना, एंजाइटी तो होगी ना, फोबिया हो गया उसको। उसको हाइट से डर लगता है। जी। अभी अपने डिस्कस किया था ना, उसको हाइट से फोबिया है। तो वो तो अपने कुछ मेडिसिन देनी पड़ेंगी उसको और कुछ उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जी सर, वेबिनार के बाद सर आप कंसल्टेशन करवा सकते हैं सर से। और जब भी आपके पास पेशेंट अभी आए या बाद में आए, तो डॉक्टर संदीप गर्ग सर से आप कंसल्टेशन करवा सकते हैं। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहता है सर? कह रहे हैं उसके लिए कोई दवा ववा होगी सर? वो बता देंगे, तो पेशेंट दिखाओगे तो बता देंगे। अच्छा अच्छा, पेशेंट दिखाएंगे तो। हाँ बता हेलो। देंगे, बता देंगे। हाँ जी। हाँ सर, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मेरे पास एक हमारे मित्र है, उनके बीच में और उनके वाइफ के बीच में ऐसे कभी कहा सुनी कुछ हो जाता है। अगर वो कुछ टाइट बोलते हैं या कुछ वैसी बातें बोल देते हैं तो उनकी वाइफ बताते हैं कि बड़ा लगती है कांपने और घबराने लगती है, वरना उनको पसीना होने लगता है और उनकी जो धड़कन का रिदम है वो थोड़ा ज्यादा होने लगता है, और जिसको लेकर के ये काफी घबरा जाते हैं। तो इसको सर हम कौन सी बीमारी कहें, ये क्या? ये तो एंजाइटी होगी ना। जब भी कभी आपको सिम्टम बताता हूँ मैं थोड़ा सा। जी आप एक तो आप ना डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों को अपने डिवाइड करना सीखें, डिफरेंशिएट करना सीखें। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसकी धड़कन बढ़ी हुई है, जिस पेशेंट को घबराहट हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसका मुंह सूख रहा है और उसको लग रहा है कि मैं गिरूंगी या गिरूंगा, तो ये एंजाइटी होती है ना। जी। ये तो एंजाइटी होती है। अगर वो पेशेंट कहता है कि मेरा मन उदास है, कोई काम करने में मन नहीं लगता, खाना खाने का मन नहीं करता, नींद कम आती है, ये डिप्रेशन होता है। ठीक है ना। तो ऐसा पेशेंट जिसकी धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूलने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा आने लग जाता है, तो वो एंजाइटी सिम्टम है। तो एंजाइटी के अकॉर्डिंग अपने उसको ठीक करेंगे। सर जैसे वो उनका ये उनका कहना है कि बाकी सब कुछ नॉर्मल रहता है, कभी मतलब बाई चांस अगर हमसे कुछ उलझन वगैरह हो गया, झगड़ा झंझट हो गया, मैं बोल देता हूँ ऐसा शब्द, कुछ ऐसा बोलोगे जो उनको पसंद ना आए, उस दरमियान इनको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगता है और ये काफी तो ये परेशान हो उसकी जाते हैं। देखो, उसकी बॉडी की मैकेनिज्म है ना ये। अब उसकी बॉडी को, जैसे मैंने आपको बोला कि भी सिटी में कोई लेडीज है पढ़ी लिखी, वो चिल्ला लेगी, गुस्सा कर लेगी, रो लेगी, तो मैं उसकी इमोशन निकल गई। अब वो अगर ऐसा बिल्कुल। नहीं कर पाती तो उसकी इमोशन इस सिम्टम में निकल रही है। वो धड़कन, वो जी घबरा जाती है, धड़कन में निकल रही है। अगर वो मेडिसिनल हेल्प, देखो दो चीज है। एक मेडिसिन तो आप ये सोचो कि अगर उसको कभी कभार होता है तो हम उसको ऐसी मेडिसिन भी दे सकते हैं जो एसओएस बेसिस पे दे, कि कभी उसको बिल्कुल। ऐसा होता है तो उसके बाद उस मेडिसिन को दे दो, 15 मिनट में ठीक हो जाएगी। और अगर उसको रेगुलर ऐसा लगता है कि रहता है, 1 महीने में 15-20 दिन, फिर उसके मेडिसिन अपने लगातार चला सकते हैं 5-6 महीने। तो दोनों इलाज ट्रीटमेंट की ही अपने जरूरत है पास है। सर। इलाज की जरूरत है उसको, हाँ जी। जी बिल्कुल पर बिल्कुल। ये है कि ठीक है उनके घर सर। वालों को बोलो कि अपने कभी दिखा के एक मेडिसिन तो ऐसी उनको घर पे रख सकते हैं कि कभी ऐसा होता है, कभी नाइट में हो गया या कभी बाहर गए हो गया, तो जी जी। उनको हाथों हाथ दे सकते हैं एसओएस एक्यूट और फेज में। उनका वेट वेट भी सर काफी है, बता रहे हैं वेट भी बड़ा बढ़ता है उनका, थायराइड भी है। कोई नहीं, वो अपने थायराइड करवा लेंगे, करवा लेना आप अच्छा कभी अच्छा बुला ठीक। लेना उनको, कोई नहीं। हाँ ठीक जी। ठीक, ओके। ओके सर, थैंक ओके ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कि अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं सर। और बहुत अच्छा लगा सर, आप हमेशा इतनी अच्छी जानकारी देते हैं। और सर मैं आशा थैंक करता यू। हूँ कि ऐसे ही कि आपके वेबिनार हम कराते रहें और हमारे हेल्थ पार्टनर ऐसे ही जुड़ते रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू।